हमेशा की तरह एक बहुत ही ग्रुसम यानी बहुत ही जघन्य मगर आंखें खोलने वाली जुर्म की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक वाक़ये के बारे में बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी खबर और बता दूं। खबर अपने आप में है तो बहुत बड़ी, मैं छोटी इसलिए कह रहा हूं कि मैं वो खबर बिल्कुल नटशेल में आपको बताऊंगा। ये मामला दिल्ली के करीब नोएडा का है। यहाँ एक गांव है नोएडा में ही, वो गांव नोएडा की टेरिटरी में आता है। उस गांव का नाम है निठारी। आप सारे लोगों ने इस गांव का नाम सुना होगा क्योंकि निठारी रेप और मर्डर का जो वाक़या हुआ था उसके बारे में आप सब जानते हैं कि वहाँ एक कोठी हुआ करती थी, जिस कोठी में एक ओनर था और एक सर्वेंट था। ये दोनों जो है वो छोटे छोटे बच्चे बच्चियों को, लड़कियों को अगवा करते थे और उनके साथ रेप भी करते थे और फिर उनकी हत्याएं भी हुई। हत्या करके लाशें जो है नाले में फेंक दी जाती थी। तो निठारी उस वजह से पहले ही काफ़ी बदनाम है, लेकिन वहाँ से अब एक नई कहानी सामने आई है। निठारी में एक शख्स जो है वो जुआ खेल रहा था। जुआ खेलते खेलते वो जुए में हार गया। जब बाजी हार गया, सारे पैसे हार गया, तो उसने दांव में अपनी बीवी को लगा दिया। और तकदीर का खेल देखिए कि अपनी बीवी को भी जुए में हार गया। और जब बीवी को जुए में हार गया तो उसके बाद जो उसके दोस्त थे, उस जुआरी पति के दोस्त थे, वो भी ऐसे मैं कहूँगा कि एंटी सोशल और क्रिमिनल मेंटालिटी के लोग थे कि उन्होंने अपने ही साथी, जो उनका दोस्त था जिनके साथ वो जुआ खेल रहा था, उनकी बीवी के साथ रिश्ते बनाने के लिए ज़ोर देना शुरू कर दिया। और ये पति इतना नालायक था कि उसने अपने दोस्तों को इस चीज़ के लिए अपने घर बुलाया और अपनी पत्नी का गैंग रेप करवाने की कोशिश की। हालांकि पत्नी ने रिटेलिएट किया, पत्नी ने विरोध किया और उसके दोस्त इस कोशिश में कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन उन लोगों ने कुछ अश्लील हरकतें की, कुछ आपत्तिजनक बातें कही उस महिला के साथ, और ये सब कुछ उसके पति की मौजूदगी में होता रहा। और ये सब इसलिए होता रहा क्योंकि पति जो है मूक दर्शक बनकर ये सब देख रहा था और वो जुए में अपनी बीवी को हार चुका था। 21वीं सदी में जब देश जो है इसरो पर गर्व कर रहा है, चंद्रयान-2 भेजा गया, वो मिशन इतना कामयाब रहा, पार्शियली कामयाब मैं कहूँगा, लेकिन गर्व की बात तो है ही हमारे लिए। और कहने का मतलब ये कि जब हम इतनी तरक्की कर रहे हैं, साइंस इतना आगे बढ़ चुका है, कोई आदमी, वो भी कोई दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में नहीं, बिल्कुल दिल्ली से समझ लीजिए कि 4-5 किलोमीटर के फासले पर, देश की राजधानी से 4-5 किलोमीटर के फासले पर कोई जुए में अपनी बीवी को हार जाए और अपनी बीवी का ही गैंगरेप करवाने की कोशिश करे, तो ये सुनना और इस वाक़े के बारे में सोचना भी बड़ा अजीब लगता है। लेकिन मैं ये बात पहले भी कई बार कह चुका हूँ और मुझे यकीन है कि आप में से कुछ लोगों को याद होगा कि जुर्म की दुनिया ऐसी होती है जिसमें कुछ भी मुमकिन है। कुछ भी मतलब कुछ भी। हैरानी तो होती ज़रूर है, लेकिन ये भी मुमकिन है जो हुआ है। बहरहाल अब उस महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति और उसके दोस्तों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है, मामले की जांच कर रही है। शायद पति गिरफ्तार भी हो गया है। तो ये एक खबर है, ये एक घटना है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता था, क्योंकि ये खबर अपने आप में वाकई बहुत ही ऑफ बीट या मैं कहूँ कि अलग किस्म की खबर है कि कोई पति आज के ज़माने में अपनी बीवी को जुए में हार जाए। अब मैं वो वाक़या बताऊँगा आपको जिसके बारे में मैं डिटेल में आप सबके साथ चर्चा करूंगा और पूरी जो मर्डर मिस्ट्री है उसको सिलसिलेवार तरीके से हम अनफोल्ड करने की कोशिश करेंगे, खोलने की कोशिश करेंगे। ये मामला दिल्ली का है। दिल्ली में एक जगह है किराड़ी, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का इलाका है किराड़ी। यहाँ पर एक कंप्यूटर टेक्नीशियन रहता है, बल्कि रहा करता था, आशु उसका नाम था। आशु ने पिछले शनिवार को देर रात, शनिवार और रविवार की दरमियानी रात को अपने ससुराल में फ़ोन किया। फ़ोन उसकी सास ने उठाया और आशु ने चीखते चिल्लाते हुए ये कहा कि लो जी, हमने आपकी बेटी को मार दिया है, अब आकर अपनी लाश ले जाओ। बहुत ज़ोर से आशु चिल्ला रहा था और इसके बाद उसने फ़ोन रख दिया। मियाँ बीवी के बीच में झगड़े होते हैं, कोई बहुत अजीब और अनोखी बात नहीं है। कभी झगड़ा बहुत ज़्यादा भी हो जाता है, कभी कम होता है, लेकिन रिश्ते आम तौर पर इस नौबत तक या इस अंजाम तक नहीं पहुंचते कि कोई किसी की जान ले ले। एक्सेप्शनल केसेस ज़रूर हैं, हालांकि इस तरह के मामले भी अब बहुत हो गए हैं। आबादी इतनी ज़्यादा है, बार बार मैं कहता हूँ, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि अगर मान लीजिए रेशियो हम निकालें, वो रेशियो बेशक कम हो, लेकिन जब टोटल नंबर काउंट करते हैं तो लगता है कि हाँ, इस तरह की घटनाएं बहुत होती हैं। बहरहाल मेरे कहने का मतलब यह है कि झगड़े किस घर में नहीं होते, लेकिन कोई पति अपनी पत्नी को इतनी आसानी से मार देगा ये कोई सोच नहीं सकता। तो इसीलिए जब लड़की के घर वालों ने ये फ़ोन कॉल अपने दामाद का रिसीव किया तो उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हुआ कि उनके दामाद ने उनकी बेटी की हत्या भी की होगी, वो भी तब
जब दोनों की शादी को 9 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, जब दोनों के घर में 3 बहुत ही प्यारी प्यारी बेटियां हैं और जो दामाद है वो कंप्यूटर टेक्नीशियन है, उनका अपना घर है। कुल मिलाकर ऊपर वाले का दिया सब कुछ है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं थी। ऐसे में कोई आदमी अपनी बीवी की हत्या क्यों करेगा, ये बात सबके समझ से परे थी। और ख़ासकर कोई माँ बाप अपनी बेटी की मौत के बारे में तो सोच ही नहीं सकता। तो उनको लगा कि शायद पति पत्नी के बीच में फिर से झगड़ा हुआ है और ये बौखला कर हमारा दामाद इस तरह की बातें कर रहा है। और उस रात उन्होंने फिर कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। उनको लगा कि थोड़ा वक्त के साथ चीज़ें ठंडी हो जाएंगी और फिर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि तब तक वाकई आशु ने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया था। आशु की उम्र जो है वो 31 साल है और जो उसकी बीवी है उसका नाम था सीमा, जिसकी उम्र 27 साल थी। तो कुल मिलाकर आशु ने अपनी बीवी सीमा की जान उसी शनिवार और रविवार की दरमियानी रात को ले ली थी। कैसे जान ली, क्यों ली, कैसे ये सारी बातें सामने आई, अब ये मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ। आशु और सीमा अक्सर लड़ा करते थे। लड़ाई करने के पीछे, झगड़े के पीछे कई सारी वजहें थी, लेकिन हाल के दिनों में जो वजह सामने आई वो ये कि सीमा की किसी और शख्स से दोस्ती हो गई थी या बातचीत होती थी। और देखिए, दोस्ती होना या बातचीत होना ये कोई बहुत ही अजीब बात नहीं है, लेकिन जब ये चीज़ें कई बार हद से ज़्यादा होती हैं और पति पत्नी के बीच की बॉन्डिंग अगर किसी तीसरे की वजह से टूटती है तो कई बार उसका बड़ा ही खौफनाक अंजाम होता है। ये जो आशु है, आशु को ये शक था कि मेरी बीवी के किसी और आदमी से इलिसिट रिलेशन है, नाजायज़ संबंध है, और इस बात को लेकर पति पत्नी के बीच में अक्सर झगड़े हुआ करते थे। और ये सब कुछ तब था जब दोनों की शादी के 9 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका और घर में 3 बेटियां हैं। शनिवार और रविवार की दरमियानी रात को इनके बीच फिर से झगड़ा हुआ और झगड़े के बाद ये कत्ल की घटना हुई। लेकिन ये सब कैसे हुआ ये आपको बताऊं। किराड़ी में आशु और सीमा पूरे परिवार के साथ इन दिनों एक किराए के मकान में रहते थे और इनका जो अपना मकान था आशु का, वो भी उसी लोकेलिटी में था जहाँ उनका अपना मकान था। उस पर्टिकुलर मोहल्ले का नाम है यादव एनक्लेव कॉलोनी। तो आशु जो है वो यादव एनक्लेव कॉलोनी में उनका जो अपना मकान है, पुश्तैनी मकान है, वो छोड़कर वहीं पास में एक दूसरे किराए के मकान में ये लोग रहते थे। लेकिन उस रात को आशु अपनी बीवी को बहला फुसलाकर अपने पुश्तैनी मकान में लेकर गया था, ये कहते हुए कि हम यहाँ शिफ्ट तो कर गए हैं लेकिन पुराने मकान में कुछ सामान और कुछ चीज़ें हैं, आओ चलो वहाँ से हम उठा कर ले आते हैं। बेसिकली ऐसा करने के पीछे आशु के दिमाग में अपनी बीवी का कत्ल करने की साजिश थी, छिपी हुई थी। और वो अपने पुश्तैनी मकान में सीमा को लेकर गया और वहाँ पर दोनों के बीच में फिर से किसी बात पर कहासुनी हुई। और शनिवार और रविवार की दरमियानी रात को आशु ने पहले गला घोंट कर अपनी बीवी सीमा की जान ली और सीमा की जान लेने के बाद जब उसको लगा कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा तो उसने लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि बीवी का कत्ल करना अपने आप में जितना हैरानी भरी बात है, या किसी का भी कत्ल करना जितना हैरानी भरी बात है, इसके बाद डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने का जो तरीका था वो भी बहुत ही वहशियाना, बहुत ही ग्रुसम था। आशु ने क्या किया, उसने एक चापर नुमा हथियार जो है पहले ही खरीद कर रखा था, उसने उससे अपनी बीवी की लाश के कई टुकड़े किए और सीमा की लाश के कई टुकड़े करने के बाद उस लाश को वहीं पुश्तैनी मकान के सेप्टिक टैंक में उसके ज़्यादातर टुकड़ों को डाल दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया और सेप्टिक टैंक को फिर से बंद कर दिया। उधर जो किराए का मकान है वहाँ 3 बेटियाँ जो है वो अपनी माँ का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन माँ का कत्ल हो चुका था और कत्ल करने के बाद लाश का ज़्यादातर हिस्सा सेप्टिक टैंक में डाला जा चुका था। कुछ रिमेनिंग बॉडी पार्ट्स थे जिसे वो डिस्पोज ऑफ नहीं कर पाया, उसे उसने एक पैकेट में पैक किया और वहीं पास में एक नाला है, उस नाले में, बहते नाले में जाकर उसने वो जिस्म के दूसरे हिस्से अपनी बीवी के बहा दिए, डिस्पोज ऑफ कर दिए। इसके बाद वो आदमी घर लौटा। तब तक काफ़ी देर हो गई थी, देर रात, और बच्चियां सो रही थी। घर लौटने के बाद वो इत्मीनान से उसने नहाया, शावर लिया और नहाने के बाद आपको जानकर हैरानी होगी, इसी बीच उसने अपने सास ससुर को फ़ोन किया, जिसका जिक्र मैंने सबसे पहले किया। सास ससुर ने तब इस फ़ोन कॉल को गंभीरता से नहीं लिया था और उसके बाद नहाने के बाद वो 2 घंटे तक रात को इत्मीनान से चैन की नींद सोता रहा। फिर सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उसकी नींद खुली। इतना सब कुछ हो जाने के बाद वो उठा और तैयार हुआ, बाकायदा तैयार होकर वो पुलिस स्टेशन पहुंचा। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का ही एक पुलिस स्टेशन है प्रेम नगर, और प्रेम नगर पुलिस स्टेशन पहुंचकर उसने पुलिस वालों को सारी बातें बताई। उसने बताया कि मैं कंप्यूटर
एक्सपर्ट हूँ, हार्डवेयर टेक्नीशियन। मायापुरी में, दिल्ली में मायापुरी एक लोकेलिटी है, वहाँ मैं एक दुकान में काम करता हूँ। बीवी के साथ मेरा पुराना झगड़ा झंझट चला आ रहा है और मैंने पिछली रात अपनी बीवी का कत्ल कर दिया है। और उसने पूरी बात बताई कि किस तरह से डेड बॉडी उसने डिस्पोज ऑफ की, कहाँ कहाँ उसके रिमेनिंग पार्ट्स डाले। पुलिस ये सब सुनकर सिहर गई। पुलिस वालों को यकीन नहीं हुआ कि यार ये ऐसा भी कर सकता है, क्योंकि जब वो आया था तब वो पूरी तरह से तैयार होकर, नहाकर, बालों में कंघी करके, अपनी नींद पूरी करके पुलिस के पास पहुंचा था। लेकिन जब कोई आदमी खुद चलाकर अपनी तरफ से आकर बता रहा हो कि मैंने कत्ल किया है, लाश पड़ी है, चलो देख लो, तो पुलिस वालों के पास फिर क्या चारा रहता है। पुलिस वाले फ़ौरन उसे डिटेन करते हैं और अपने साथ लेकर उस जगह तक पहुंचते हैं, यादव एनक्लेव कॉलोनी के उस मकान तक जहां पर लाश और कत्ल होने की बात कही गई थी। पुलिस ने वहां पर पहुंचा और पहुंचने के बाद जब पुलिस ने मुआयना किया तो पुलिस ने देखा कि हाँ, वाकई वहाँ कत्ल के निशान मिले। पुलिस को खून मिला उस घर में। सेप्टिक टैंक का पुलिस ने मुआयना किया तो पुलिस एक बार फिर से चौंक गई। सेप्टिक टैंक में वाकई बॉडी पार्ट्स, हाथ, पाँव, सर, ये सारी चीज़ें वहाँ पड़ी हुई थी। पुलिस ने बहुत मुश्किल से उसको रिकवर किया। रिकवर करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और चूंकि ये खुद ही पुलिस के पास चल कर गया था, खुद ही सबूत दे रहा था, तो पुलिस ने आशु को भी गिरफ्तार कर लिया। इसी बीच सीमा के घर वाले जो दिल्ली में ही कहीं और रहते हैं, उनको ये खबर मिली कि दामाद ने हमारी बेटी का कत्ल कर दिया है। तो उनका माथा ठनका। उनको लगा कि अरे ये तो हमें रात को ही इन्होंने बताया था, लेकिन उनको उस वक्त यकीन नहीं हुआ था कि ऐसा हो भी सकता है। लेकिन जब बाद में पुलिस ने और आसपास के दूसरे लोगों ने फ़ोन किया तो जो सीमा के घर के लोग हैं वो भी दौड़े दौड़े आए। उनको पूरी बात पता चली तो मातम पसर गया। जो 3 बेटियां थी वो भी बहुत बुरी तरह से डिच्ड फील कर रही थी। बहुत देर तक वो रोती रही और फाइनली पुलिस ने इस मर्डर केस को सुलझाया और जो गुनहगार शख्स है उसे गिरफ्तार किया। इस मामले में कोई बहुत कॉम्प्लिकेशंस इस सेंस में नहीं था कि जो कातिल है उसने डेड बॉडी छिपाने की कोशिश तो की, उसने इस राज को दफनाने की कोशिश तो की, लेकिन जब बाद में उसे यह एहसास हुआ कि शायद वो ऐसा कर नहीं पाएगा और वो एक तरह से जिसे कहते हैं कि पकड़े जाने से डर रहा था, तो उसको लगा कि चलो इस डर को ही कन्फ्रंट करे और वो खुद ही पुलिस के पास चला गया। तो पुलिस ने इस मामले को सुलझा तो लिया और आशु को गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन ये बात अपने आप में बहुत अजीब है कि कोई अपनी बीवी का कत्ल करे, उसके टुकड़े करे, लाश सेप्टिक टैंक में डाले और उसके बाद 2 घंटे तक नहाने वहाने के बाद इत्मीनान से सोता रहे और फिर पुलिस के पास पहुंच जाए। लेकिन जब आदमी के दिमाग पर खून सवार होता है, जब आदमी के दिलो दिमाग पर नफ़रत हावी होती है, तो शायद वो ऐसा ही करता है जैसा इस आशु ने किया। लेकिन अपने आप में ये खबर सीख देने वाली है। मुझे लगता है कि अगर रिश्ते इतने कड़वे हो चुके हैं, इतने ख़राब हो चुके हैं, तो अलग हो जाना सबसे बेहतरीन तरीका है। कानून सम्मत तरीके से आप या अलग हो जाइए और अगर अलग नहीं हो सकते हैं तो बैठकर आपस में मसलों को सुलझाइए। खासकर अगर आपके बच्चे हैं छोटे छोटे तो उनके भविष्य की खातिर जो है साथ रहिए और एक अच्छी ज़िंदगी जीने की कोशिश कीजिए। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो अलगाव बेहतरीन तरीका है। लेकिन ये क्या बात हुई कि आपने किसी का कत्ल कर दिया। यही पूरा वाक़या है जो दिल्ली का है। दिल्ली में किराड़ी एक जगह है, प्रेमनगर पुलिस स्टेशन है उसके अंडर में, जो मैंने आपको पूरी बात